आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। स्वागत है आप सभी बॉक्स एफएम के श्रोताओं का इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है व्यंग के रंग प्रभात के संग। हमेशा की तरह मैं हूं अमायरा और मेरे साथ है स्टूडियो में प्रभात गोस्वामी सर और हमारी आज की खास मेहमान डॉक्टर कीर्ति काले, जो कमाल की देश की बहुत बड़ी कवयित्री, व्यंगकार, मंच संचालक भी है। प्रभात जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कीर्ति काले जी बिल्कुल तैयार हैं और आप वैसे तो किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं के लिए हम कार्यक्रम शुरू करने से पहले उनका परिचय आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। मंच की शेरनी, आवाज की जादूगर और कविता की रूहानी धुनों से दिलों को छूने वाली शख्सियत। जी हाँ, आज हमारे साथ है वो जिनके बिना हिंदी कवि सम्मेलन की महफिल अधूरी सी लगती है। डॉक्टर कीर्ति काले। डॉक्टर कीर्ति काले ग्वालियर की मिट्टी से निकली ये अनमोल कलाकार न सिर्फ कविता लिखती हैं, बल्कि हर मंच पर उन्हें जीती भी है। साइंस की पढ़ाई के बाद हिंदी साहित्य में पोस्ट ग्रेड और पीएचडी यानी ज्ञान, कला और संवेदना का गजब में हिरनिला मन। बातों बातों में कवि सम्मेलन के जोक्स जैसे चर्चित संग्रहों से लेकर पहला पहला प्यार और खुशबुओं का सफर जैसे ऑडियो सीडीज तक उनकी रचनाएं हर दिल तक पहुंचती हैं। आकाशवाणी से लेकर स्टार टीवी तक और भारत ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, थाईलैंड, सिंगापुर जैसे देशों में भी उनकी आवाज ने वाहवाही लूटी है। महियासी महादेवी सम्मान, साहित्य वचस्पति, हरि प्रसाद शास्त्री सम्मान जैसे कई बड़े पुरस्कार उनकी शोभा बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ एक कवयित्री नहीं, देश की सबसे बड़ी कवि सम्मेलन आयोजिका भी हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी के कुछ जाने अनजाने पहलुओं को, उनके अनुभव, उनके संघर्ष और उनका सफर। ये मुलाकात होने वाली है बेहद खास। तो तालियों के साथ जोरदार स्वागत कीजिए डॉक्टर कीर्ति काले जी का। डॉक्टर कीर्ति काले जी का स्वागत है आपका कीर्ति मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और आपको और बॉक्स एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन, नमस्कार, राम राम। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत व्यस्तता के बीच में आज आप बॉक्स एफएम के इस पटल पे हमसे जुड़ी हैं। और बहुत से श्रोता जानने को उत्सुक हैं कि कीर्ति मैम की कविताएं, उनके गीत, उनकी चुटीली बातें, उनका संचालन, ये सब कुछ वो देखते सुनते भी रहे हैं। लेकिन हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे जो लेखक इस पटल पे आते हैं, आखिर उनके जीवन में और क्या कुछ भी होता है। आपका स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले फिर से आपको उस दौर में लिए चलता हूँ जब आपका जन्म हुआ ग्वालियर की धरती पर। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक बहुत ही अनूठा शहर है और मध्य प्रदेश जिसको साहित्य और व्यंग की राजधानी भी कहा जाता है, भोपाल को वहाँ पर। तो आपका ये कविता का सिलसिला उम्र के किस पड़ाव पे शुरू हुआ था? प्रभात जी, इतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैं लगभग 4वीं-5वीं क्लास में थी, पढ़ रही होंगी। तब मुझे कुछ राइम्स करने की आदत हो गई थी, यानी तुकें जोड़ जोड़ कर कुछ बनाने की। मैं महाराष्ट्रियन परिवार से हूँ, ग्वालियर में मेरा जन्म हुआ और वहां पर बहुत सारे संत लोग आते थे और मैं अपने दादी दादाजी के साथ में उनके प्रवचन सुनने जाती थी। वो लोग वहां जो भजन बोलते थे, मैं उन्हीं की धुन में कुछ पंक्तियां अपनी भी जोड़ लेती थी और घर आके मैं उन्हीं की तरह से, जैसे वो प्रवचन करते थे वैसे मैं पूरे परिवार को इकट्ठा कर लेती थी और मैं प्रवचन करती थी फिर, और अपने जोड़े हुए भजन फिर उसमें सुनाती थी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मेरे भजनों से ही लेखन की लिखती तो नहीं थी मैं तब, मैं केवल गाती, मतलब उसको ही केवल अपने मस्तिष्क में पंक्तियां बना लेती थी, किसी डायरी में नहीं लिखती थी। जी जी। और मैं उसे फिर सुना देती थी। एक बार मैंने अपनी माँ से पूछा कि अपने परिवार में तो कोई भी कवि नहीं है, कोई लेखक नहीं है और हमारी तो भाषा भी मराठी है, तो मैं कैसे कवयित्री बन गई, मैं ये पहेली अभी तक सुलझा नहीं पाई। तो मेरी माँ ने जो मुझे बताया, मुझे लगा शायद वही सच है और सच होगा ही बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जब मैं उनके गर्भ में थी
तब उन्होंने पूरे 9 महीने तक रामचरितमानस का अखंड पाठ किया था। जी। तो आज भी वैज्ञानिक ये सिद्ध कर चुके हैं कि गर्भ संस्कार भी कुछ होते हैं। और पहले भी अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही सीखा था चक्रव्यूह भेदना। जी जी। तो वो जो विश्व की सबसे बड़ी कविता रामचरितमानस मैंने शायद गर्भ में ही सुन ली और उसके संस्कार मुझ पर पड़े और मैं कविताओं का बीज मुझे मिल गया और धीरे धीरे वातावरण ठीक मिला तो वो पुष्पित और पल्लवित हो गया। जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही है कि जो संस्कार व्यक्ति को अपनी माँ के पेट से यानी गर्भ में जो मिलते हैं वही फलीभूत होते हैं आगे जाकर। जैसे जैसे आपने ये लिखने का सिलसिला जो घर में होता था पहले, हर लेखक के जीवन में उसकी पहली रचना का एक अलग महत्व होता है। आपकी जो पहली कविता या गीत जो कुछ भी पद्य रचना थी या गद्य रचना थी जो भी प्रकाशित हुई, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? प्रभात जी, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा मुझे और मैं बिल्कुल फ्लैशबैक में चली गई। मैं तभी स्कूल में ही पढ़ती थी। तब हमारे स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई थी संचय का, तब बच्चों की बैंक चलती थी जी। और बच्चों की बैंक पर हमारी एक अस्थाना मैडम थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप कविता लिखिए और 2 घंटे बाद कविता प्रतियोगिता है, उसमें जाइए। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं कविताएं तो नहीं लिखती हूँ, हाँ भाषण देने में मैं बहुत एक्सपर्ट थी। मतलब वाद विवाद प्रतियोगिताओं में अपने स्कूल के लिए मैंने बहुत प्राइजेस जीते हैं। अच्छा। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि आप 2 घंटे का समय है, कविता लिखिए और जाइए, मैं अपनी डायरी के पीछे पीछे तो थोड़ा बहुत लिख लेती थी कभी कभी, लेकिन ये नहीं पता चला कि हमारी मैडम को कैसे पता चल गया कि मैं कुछ कविता जैसा लिखती हूँ। तो उन्होंने मुझे 2 घंटे का समय दिया और मैंने उस पर संचयिका पर कुछ पंक्तियां लिखी और उस प्रतियोगिता में सुनाई और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि मुझे प्रथम पुरस्कार मिल गया। वाह, क्या बात है। तो वो प्रथम पुरस्कार जब मुझे मिला तब मुझे लगा कि मैं लिख सकती हूँ। जैसा मैं समझ रही थी कि मैं बस अपने मन के भाव अपने कॉपी के पीछे लिख लेती हूँ, लेकिन अन्य लोगों की अपेक्षा मैं ठीक ठाक अपने भाव प्रकट कर लेती हूँ कविता में। तो यही सबसे पहला रहा और ये स्कूल की जो स्मारिका छपी थी उसमें मेरी कविता सबसे पहले यही वाली प्रकाशित हुई थी। जी, धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ा। आपकी कविता के केंद्र बिंदु में कौन कौन से विषय रहते हैं? प्रभात जी, ऐसा है कि मेरी कविता के केंद्र बिंदु में मनुष्य का जीवन रहता है, संवेदनाएं रहती हैं। बहुत बढ़िया। हम जैसे 9 रस माने गए हैं ना काव्य के, तो 9 ही रस मेरे कविताओं के केंद्र बिंदु रहते हैं। मैंने कभी एक रस को प्रधानता नहीं दी। जैसे अन्य बहुत सारे कवि हैं जो कोई श्रृंगार रस के गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है, कोई वीर रस के में प्रसिद्ध हो जाता है, मतलब उस पर एक टैग लग जाता है जी। या वो टैग स्वयं भी लगा लेते हैं। लेकिन मैंने जो मेरे मन में भाव आए मैंने वो लिखे। तो मैंने वीर रस की, अगर देश पर शत्रु का आक्रमण हुआ तो मैंने वीर रस की कविताएं लिखी जी जी। अगर मन में कुछ कोमल भाव उत्पन्न हुए तो श्रृंगार रस के गीत गाए, और अगर कुछ करुणा का प्रसंग हृदय को स्पर्श कर गया तो करुण रस की कविताएं भी सुनाई। मैंने व्यंग्य गीत भी लिखे, हास्य गीत भी लिखे, जबकि तब जब मैं मंचों पर थी तब हास्य कविताएं कवित्रियां नहीं सुनाती थी। अच्छा। उनको एक खांचे में बांधकर अभी भी रखा गया है कि वो श्रृंगार रस की कविताएं सुनाएंगी। आपने भी ये महसूस किया होगा। जी जी, बिल्कुल। कवि सम्मेलन के मंचों पर कवित्रियों की भागीदारी श्रृंगार रस सुनाने के लिए होती है जी। लेकिन मैंने इस प्रारूप को तोड़ा और जैसा समय मुझे लगा वैसे मैंने कविताएं लिखी भी और मंच से सुनाई भी। जी, आपने पद्य पर तो काफी काम किया। गद्य व्यंग्य की ओर आपका रुझान कैसे हुआ? ये बहुत लोग पूछते हैं मुझे। आपने भी पूछा, अच्छा लगा। गद्य व्यंग्य की ओर मेरा रुझान, देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना प्रभात जी कि मैंने कभी अपने आप को एक प्रारूप में बांध कर नहीं रखा। तो गद्य भी मैं शुरू से ही लिखती थी, प्रारंभ से ही मैं कविताएं लिखती थी और उसके साथ में गद्य भी लिखती थी।
जब मैं ग्वालियर में रहती थी तब मेरे बहुत सारे गद्य लेख और व्यंग लेख भी वहां के दैनिक भास्कर और दैनिक स्वदेश में प्रकाशित होते थे निरंतर, और अन्य भी वहां के जो स्थानीय समाचार पत्र थे उसमें प्रकाशित होते थे। लेकिन फिर ये सिलसिला धीरे धीरे कुछ टूट सा गया। मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार हो गया, तो ये सिलसिला लगभग बंद सा हो गया। और एक ये बताऊं कि कविता लिखने के लिए मुझे कभी बैठना नहीं पड़ा। अच्छा। घूमते घूमते, काम करते करते, जैसे मैं आटा गूंद रही हूँ किचन में, कोई गीत की पंक्ति एकदम से आ गई, जी। मेरे मस्तिष्क में पूरा गीत हो गया, और उसके बाद मैंने उसे उतार लिया कॉपी में अपने। लेकिन गद्य लिखने के लिए तो बैठना पड़ता है। जी, बिल्कुल सही बात। एक एक शब्द, एक एक अक्षर जोड़ जोड़ के उसका पूरा लेख बनाना पड़ता है। जी। तो वो समय मेरे पास थोड़ा सा कम बचा, और फिर मेरा रुझान भी थोड़ा सा कम हो गया। जी 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 जी। लेकिन उसके बाद बताऊं मैं कैसे जी। दोबारा से सिलसिला शुरू हुआ। मैं इसका पूरा श्रेय देना चाहूंगी एक तो कोरोना के समय को। कोरोना कभी कभी किसी के लिए कुछ चीजें अभिशाप हो जाती हैं और किसी के लिए वही वरदान भी हो जाती हैं। कोरोना से सारी सृष्टि त्रस्त हो गई थी, और हमारे परिवार में भी सबको कोरोना हुआ था, मुझे भी हुआ था। लेकिन उसमें एक ये हुआ कि कहीं बाहर जाना आना नहीं था। जी। तो दोबारा से मेरा गद्य लेखन का सिलसिला प्रारंभ हुआ, और मैंने गद्य व्यंग लिखे, संस्मरण लिखे और फेसबुक पर पोस्ट किए। जी। तो सबसे अधिक प्रोत्साहित मुझे किया श्री अनूप श्रीवास्तव जी ने। मैं उनकी स्मृतियों को प्रणाम करती हूँ, जो अट्टहास के संपादक रहे और माध्यम संस्था के संरक्षक रहे। बहुत बड़े व्यंग्यकार, संपादक। वो मुझे फोन कर देते थे 4-5 दिन बाद, अगर मेरा लेख फेसबुक पर नहीं मैंने पोस्ट किया तो, कि भाई बहुत दिन हो गए, अभी तक कोई पोस्ट नहीं किया। जी, बिल्कुल। तो इस तरह से प्रोत्साहन मिला। फिर आपने भी बहुत प्रोत्साहित किया। आपने मेरे कई व्यंग लेख अखबारों में कहकर कि आप वहां भेजिए, मैंने भेजे, प्रकाशित हो गए। तो इस तरह से प्रोत्साहन मिलता गया और सिलसिला आगे बढ़ता गया। जी जी। श्रोताओं, आप जानते हैं कि शाम 4 से 5 बजे तक हम व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में देश के नामचीन व्यंग्यकारों से बातचीत करते हैं। अगर आप भी बातचीत में शामिल होना चाहें तो आप आज की हमारी मेहमान डॉक्टर कीर्ति काले, जो कि वरिष्ठ कवयित्री, मंच संचालक हैं और व्यंगकार भी हैं, आप इनसे कोई सवाल करना चाहें तो 7399900969 पर आप इनको कॉल कर सकते हैं। कीर्ति जी, बातचीत का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन आइए आज सुनते हैं आपका एक व्यंग। व्यंग रोजगार का बाजार। कौन कहता है कि हमारा देश रोजगार के मामले में लाचार है? तिकड़मी बुद्धि और जुगाड़ू दृष्टि हो तो चारों तरफ रोजगार ही रोजगार है। लकड़ी के बुरादे से जीरा बनाओ, लाल मिर्च पाउडर में ईंटों का चूरा मिलाओ, धनिया पाउडर में गधे की लीद मिक्स करो और सुबह से शाम तक भन्नाट इनकम फिक्स करो। डिटर्जेंट से दूध बनाने का कारोबार आजकल जोरों पर है, इसलिए सबसे अधिक पैसा इन मिलावटखोरों पर है। एक युवक से पूछा, कहाँ नौकरी करते हो? उसने ठसके से उत्तर दिया, नौकरी की आस रखना बेकार है, अपना तो खुद का कारोबार है। मैंने पूछा, कैसा कारोबार? वो बोला, उत्तर थोड़ा ट्रिकी है, दरअसल मेरी काजू बनाने की फैक्ट्री है। अन्य देशों में अभी भी काजू पेड़ों पर उगाए जाते हैं, लेकिन हमारा देश विश्व गुरु है, यहाँ बाकायदा फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। आजादी के इतने वर्षों में हमने आत्मनिर्भरता की नित नई ऊंचाइयां छुई हैं। यही वो रत्न गर्भा धरती है जहाँ काजू के अलावा पत्ता, गोभी, चावल आदि बनाने की सैकड़ों फैक्ट्रियाँ उत्पन्न हुई हैं। नकल करने की रोजगार में तो हम संसार में नंबर 1 है, हमारा नहीं कोई मेल है। महंगी से महंगी ब्रांडेड चीजों के डुप्लीकेट बना लेना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। देश की राजधानी दिल्ली, कनॉट प्लेस, यहाँ के एक बड़े मार्केट में किया दिलचस्प वाकया फेस। इसमें जीन्स की पैंट और जैकेट बनाने का है बड़ा कारोबार। हर दुकान पर लिखा है, आज नकद कल उधार। मन चाहा कपड़ा पसंद कीजिए, नाप दीजिए और किसी भी ब्रांड का स्टिकर लगवाइए। कनॉट प्लेस घूमिए, लौटते हुए ले जाइए। बड़े बड़े उद्योगपति आप किस फरेब में हैं? संसार की सारी नामी गिरामी कंपनियां तो इन जैसे नकलचियों की जेब में है। मेड इन यूएसए का ठप्पा लगे बर्तनों पर मत इतराना, हमारा सुपर इंटेलिजेंट डुप्लीकेट माइंड 1 मिनट में आपका गुरूर धो सकता है।
मेड इन यूएसए का मतलब उल्लासनगर स्टील एसोसिएशन भी हो सकता है। काम ना मिल पाने के कारण जीवन से हताश होकर आत्महत्या करने का विचार आया हो तो छोड़ दीजिए। मेरी मानिए, स्वयं को नए रोजगार से जोड़ लीजिए। शॉर्ट पैसा कमाऊ काम है। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। ना झूठ, ना फरेब, ना धोखा। ऊंची ऊंची फेंको, कमाओ और खाओ। मोटे धनवानों के मोटिवेशन ट्रेनर बन जाओ। आजकल ये धंधा उफान पर है। इसमें 100% सफलता, वाक्पटुता और आपके आत्ममुग्ध बखान पर है। समझ में नहीं आया हो तो समझाती हूँ। आप जैसे नौसिखियों को उदाहरण देकर बताती हूँ। जैसे जो स्वयं इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाते, वो डॉक्टरी इंजीनियरिंग की कोचिंग चलाते हैं। खुद फेल हुए लोग दूसरों को पास होने के नुस्खे बताते हैं। वैसे ही अपनी असफलता को अवसर में तब्दील करो। मोटिवेशनल स्पीकर बनकर धनवानों के धन से खूब अपनी जेबें भरो। सोशल मीडिया के दौर में कवि बनना भी अच्छा रोजगार है। ये सस्ता भी है, आसान भी। इसमें धन भी है, सम्मान भी। वो जमाने गए जब कविता एक तपस्या थी। राम की शक्ति पूजा लिखने वाले महाकवि निराला तक के सामने जीवन भर समस्या ही समस्या थी। अब तो सोशल मीडिया से 5 कवियों की पंक्तियाँ, लतीफे, टिप्पणियाँ, स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस मिलाकर पंचारिष्ट बनाओ। यूट्यूब, फेसबुक पर व्यूअर्स बढ़ाओ और कवि सम्मेलनों में छा जाओ। 0 इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, हाईएस्ट प्रॉफिट। जो जच गया वो हिट। नहीं लगाना एक भी दाम, उस पर आम के आम, गुठलियों के दाम। झूठ बोलने, धोखा देने में लज्जा का अनुभव ना होता हो, नहीं हो आत्मा वात्मा जैसी कोई चीज, थूक कर चाटने की हो टन्नाट प्रैक्टिस, तब कोई रोकने वाला नहीं है। आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। धड़ल्ले से राजनीति में आ सकते हैं। बेवकूफ हैं वो लोग जो रोजगार के लिए रोते हैं। हम तो जहाँ भी नजर डालते हैं रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। धरना देने, आंदोलन करने, दंगा भड़काने का रोजगार, रेल में रुमाल बिछाकर बर्थ रिजर्व करने का रोजगार, कवि सम्मेलन में कवियों के लिफाफों में से नोट निकालने का रोजगार, सड़क पर कीले बिछाकर एक्सीडेंट करके यात्रियों को लूटने का रोजगार, झूला करके बच्चों से भीख मंगवाने का रोजगार, लाशों के गले से चैन, उंगलियों से अंगूठियां, जेब से पर्स चुराने का रोजगार, ऑपरेशन करते हुए मरीज की किडनी निकालने का रोजगार, कन्या भ्रूण को गर्भ में मारने का रोजगार, धर्म भीरू अंध श्रद्धालुओं को बेवकूफ बनाने का रोजगार, आदि आदि आदि। रह गए ना हक्के बक्के? बोलिए, क्या मन है? ये तो हमारी कंपनी का मात्र विज्ञापन है। आप सोच भी नहीं सकते उतने रोजगार है। 1, 2, 3 नहीं, कई हजार है। मुफ्त में इतने ही बताऊंगी। रजिस्ट्रेशन और कंसल्टेशन फीस जमा कराओ, तब डिटेल में समझाऊंगी। ये था व्यंग कीर्ति कालेजी द्वारा लिखा गया। लेकिन कमाल की बात ये है कि इस व्यंग की समीक्षात्मक टिप्पणी करने के लिए खुद व्यंगकार समीक्षा जी पुणे से वो समीक्षा भेज रही हैं। आइए सुनते हैं। नमस्ते, मैं समीक्षा तेलंग पुणे से बोल रही हूँ। व्यंग लिखती हूँ। आज प्रभात गोस्वामी जी ने अपने बॉक्स एफएम पर कीर्ति कालेजी को बुलाया है अतिथि के रूप में और मुझे उनका एक व्यंग समीक्षात्मक टिप्पणी के लिए भेजा। कीर्ति कालेजी का मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ। उनके व्यंग का शीर्षक है रोजगार का बाजार और इसकी मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगी तो इस व्यंग की विशेषता अपने आप से निखर कर आएगी आपके सामने। कौन कहता है कि हमारा देश रोजगार के मामले में लाचार है? तिकड़े में बुद्धि और जुगाड़ू दृष्टि हो तो चारों तरफ रोजगार ही रोजगार है। लकड़ी के बुरादे से जीरा बनाओ, लाल मिर्च पाउडर में ईंटों का चूरा मिलाओ, धनिया पाउडर में गधी की लीद मिक्स करो और सुबह से शाम तक भन्नाट इनकम फिक्स करो। डिटर्जेंट से दूध बनाने का कारोबार आजकल जोरों पर है, इसलिए सबसे अधिक पैसा इन मिलावटखोरों पर है। तो समझिए आप, ये है पद्यात्मक व्यंग। मैं पद्यात्मक इसलिए कहूंगी क्योंकि जब हम इसे पढ़ते हैं तो एक कविता की लय हमें दिखती है। कीर्ति कालेजी कविता के लिए ही प्रसिद्ध हैं, तो इनकी जो लिखने की क्षमता उनकी व्यंग में दिखती है और वो जब हम पढ़ते हैं तो वो एक लय में पढ़ी जाती है। एक कविता के रूप में हम उसको पढ़ सकते हैं। गद्य इसमें थोड़ा सा कम दिखता है, जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि लकड़ी के बुरादे से जीरा, धनिया पाउडर में गधी की लीद और डिटर्जेंट में मिलावट का कारोबार, ये सब मैंने भी देखा है। नकली कारोबार पर हथौड़ा चलाया है। मेड इन यूएस का मतलब उल्लासनगर स्टील एसोसिएशन भी हो सकता है। ये बड़ी बात कीर्ति जी ने कही है। और इस व्यंग में जितने भी रोजगार का बाजार खड़ा हुआ है, बाजार जो खड़ा हुआ है दुनिया भर में, उसमें लिप्त नकलचियों और मिलावटखोरों को बहुत अच्छे से लपेटा है। अच्छा व्यंग है
व्यंग्यात्मक कवित्व मैं कहूंगी इसको ज्यादा, क्योंकि जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें गद्य नहीं मिलता है, लेकिन जितना विषय है उस हिसाब से बहुत अच्छा लिखा गया है। तो मैं इसके लिए बधाई देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। एक बार फिर से स्वागत है कीर्ति काले जी का। आज के हमारे कार्यक्रम में खास मेहमान के रूप में आपने अपना समय दिया है। कीर्ति जी, आगे हम बातचीत करें इससे पहले हमारे श्रोताओं की इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, अमायरा की इच्छा है कि आप कोई अच्छी सी कविता हमको सुनाएं। कविता सुनाऊं? हास्य की सुनाऊं या हास्य की सुना दें। एक रचना मेरी बहुत लोकप्रिय हुई है, वो ही मैं आपको सुनाती हूँ अपने श्रोताओं को बॉक्स एफएम के। आजकल की लड़कियां अपने होने वाले पति में जिन गुणों को देखना चाहती हैं, मैंने उनकी लिस्ट बनाकर, उनकी सूची बनाकर एक गीत तैयार किया है। मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, पत्नी सेवा की लगी हो जिसको बीमारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। बड़े सवेरे ठीक 10 बजे मुझको रोज जगाए, अर्ली इन द मॉर्निंग शार्प 10 o'clock, कि बड़े सवेरे ठीक 10 बजे मुझको रोज जगाए, गरम चाय के साथ में पिज्जा प्यार से खिलाए, दफ्तर जाने की कराए मेरी तैयारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। इधर उधर की ताक झांक से रहे वो कोसों दूर, मुझे घुमाने लंदन पेरिस ले जाए जरूर, मुझको माने प्राण से प्यारी भोला भंडारी। और ना खाए वो पान मसाला, ना खींचे सिगरेट, ना खाए वो पान मसाला, ना खींचे सिगरेट। धन्ना सेठ बड़ा हो लेकिन ना हो ओवरवेट, केवल पर्स हो जिसका भारी भोला भंडारी। और ये एक विशेष गुण कि रुतबा ऐसा जिसके आगे दुनिया शीश झुकाए, रुतबा ऐसा जिसके आगे दुनिया शीश झुकाए, उसका शीश मगर मेरे इन चरणों में झुक जाए, उसका शीश मगर मेरे इन चरणों में झुक जाए, खाए मुझसे मात करारी भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। मेरी उसमें उसकी मुझ में ही बसती हो जान। अंतिम बंद है इसका कि मेरी उसमें उसकी मुझ में ही बसती हो जान, मैं उसकी कैटरीना कैफ और वो मेरा सलमान, भाड़ में जाए दुनिया सारी भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। हर लड़की की चाहत ही होती है कि उसको ऐसा भोला भंडारी मिले जो इसके इशारों पे नाचता रहे, उसकी हर बात को माने। क्या बात है कीर्ति जी, आज की जो परिस्थितियां हैं उस पर आपने बहुत सटीक ये कविता सुनाई। एक सवाल मैं आपसे करूंगा, उसके बाद कुछ लोग हैं जो आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। ये सवाल मेरा ये है कि हास्य का उद्देश्य क्या है? केवल लोगों को हंसाना है या इसके पीछे कोई संदेश या कोई परिवर्तन की बात भी होती है? हास्य का देखिए सबसे बृहत्तर उद्देश्य तो हंसाना ही होता है, लेकिन वो हंसाना किसी पर किसी की पीड़ा पर हंसना नहीं होता, बल्कि उसे एक हम निर्मल आनंद कह सकते हैं। और यदि हास्य में व्यंग भी मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। वो एक उद्देश्य परक हो जाता है। जैसे मैंने ये जो गीत लिखा है उसमें आप समझ सकते हैं कि उद्देश्य है कि आजकल की लड़कियां कैसे पति चाहने लगी हैं कि वो पति नहीं चाहती हैं, एक नौकर सा चाहती हैं। जी बिल्कुल। और संयुक्त परिवार समाप्त हो रहे हैं, एकल परिवार बन रहे हैं। तो इसके अंतिम बंद में मैंने इसीलिए लिखा है कि मेरी उसमें उसकी मुझ में ही बसती हो जान, मैं उसकी कैटरीना कैफ और वो मेरा सलमान, भाड़ में जाए दुनिया सारी। मतलब दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। सास ससुर ना हो तो अच्छी बात है, देवर और ना जेठ ना हो तो बहुत अच्छी बात है, केवल मैं और तुम रहें
जी 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 तो एक उद्देश्य हो जाता है, इसलिए हास्य के साथ में व्यंग भी हो तो उसकी मारक क्षमता बढ़ जाती है। जी, बहुत बढ़िया बात करी। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा आपने अभी बताया था कि आप चलते फिरते कोई ना कोई विचार आपके मन में आता है कविता के लिए, गीत के लिए, और आप उसको एक तरह से अपने मस्तिष्क में जिसका कहते हैं कि रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या आप कविता को पहले दौर में जो विचार आया, जिस तरह से आपने सोचा, उसे जब कागज़ पे उतारते हैं तो उसके बाद क्या उसको परिमार्जन करने के लिए क्या खास बातों का ध्यान रखते हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा पूछा आपने। देखिए, मैं जब प्रारंभ में लिखती थी तब मस्तिष्क में जो विचार आते थे उनको बहुत देर तक गहराई से उसकी सोच के फिर पंक्तियां बनती थी। और लेकिन अब चूंकि अभ्यास हो गया है इतने वर्षों का, तो वो अपने आप में पंक्तियां पूरे मीटर में ही आती हैं, एक छंद में ही आती हैं, क्योंकि वो जो विचार होता है वो इतने गहरे तक बैठ जाता है पहले, और वो इतने गहरे तक बैठने के बाद जैसे हम दही भिगोते हैं, उसके बाद मक्खन निकलता है, तो काफी देर तक उसका आलोड़न विलोड़न चलता रहता है। फिर जो पंक्तियां आती हैं वो बिल्कुल ऐसी आती हैं कि वो कविता की ही पंक्तियां होती हैं। उसके बाद लिखने के बाद भी मैं ऐसा करती हूँ प्रभात जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रही हूँ, कोई बताए या ना बताए, मैं अपनी रचना प्रक्रिया आपके साथ साझा करती हूँ कि लिखने के बाद मैं एक दो व्यक्ति मेरे ऐसे हैं कि जिनको मैं सुना सकती हूँ, तो मैं उनको वो कविता सुना देती हूँ। सुनाने के बाद उनसे सुझाव भी मांगती हूँ कि इसमें अगर कुछ आपको लगे तो मुझे बताइए। और ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमने भावों में बहकर कोई बात लिख दी हो और उस शब्द के कुछ दूसरा अर्थ भी निकलता हो। तो अगर हम किसी ऐसे गुणी व्यक्ति से भी अपने भाव, अपनी कविता साझा कर लें, तो वो और परिमार्जित हो जाती है। छपने से पहले या लोगों तक पहुंचने से पहले वो परिमार्जित होकर पहुंचती है। जी, बहुत बढ़िया बात कही कीर्ति जी। श्रोताओं, आप अभी इस समय सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में देश की नामचीन व्यंगकार, कवित्री, मंच संचालक डॉक्टर कीर्ति काले जी को। और इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ाएं, आइए सुनते हैं कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो कीर्ति काले जी के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। कीर्ति काले को मैं इधर कई वर्षों से जानती हूँ और हास्य व्यंग के मंच पर उन्हें बराबर देखती रही हूँ, सुनती रही हूँ। व्यंग को जिस तरह उन्होंने साधा है, वाचन में भी, पठन पाठन में भी, वो अपने आप में प्रशंसनीय है। कीर्ति की प्रतिभा मुझे चकित और चमत्कृत करती है। और एक किसी महिला का इतने वर्षों से मंच को संभालना, मंच पर जिस आत्मविश्वास के साथ खड़े रहना, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मंच को एक गरिमा सौंपी है और मैं अभी तक उन्हें सिर्फ मंच की कवियत्री मानती थी, लेकिन इधर आई उनकी पुस्तकों को पढ़ने के बाद मैंने देखा और पाया कि उन्होंने सिर्फ हास्य के मंच पर ही नहीं, बल्कि उन्होंने व्यंग्य लेखन में भी अपनी प्रतिभा का अपूर्व कौशल दिखाया है। वो एक जन्मजात व्यंग्यकार है कीर्ति, और उनकी तो किताबों के शीर्षक तक मुझे लिखलाने पर विवश कर देते हैं, जैसे फरफंदो और ओ तेरे की। मतलब इस तरह के शीर्षक वही रखता है जिसके अंदर आत्मविश्वास और प्रतिभा दोनों। तो इस जन्मजात कवयित्री और व्यंग्यकार को, हास्य मंच संचालिका को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ और शुभकामना करती हूँ कि वो लगातार मंच और व्यंग्य दोनों की मर्यादा रखते हुए, गरिमा संभालते हुए वे आगे बढ़ती चली जाए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र शर्मा, हास्य कवि। मुझे पता लगा कि रेडियो बुझ पर प्रभात गोस्वामी जी जो प्रसिद्ध व्यंगकार हैं, साहित्यकार हैं, वो कीर्ति काले के व्यक्तित्व और कृतित्व पर कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब हिंदी मंच का कोई भी कवि किसी भी प्रख्यात साहित्यकार द्वारा उसके ऊपर कार्यक्रम तैयार किया जाए। आज की स्थिति में जब हिंदी काव्य मंच पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, उस समय हमारी हिंदी मंच की बहुत ही प्रख्यात कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले के ऊपर अगर कोई आदमी एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है तो वो तो वंदनीय है ही, लेकिन डॉक्टर कीर्ति काले पर तैयार करना अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि कीर्ति काले का नाम उनकी रचनाओं के द्वारा, उनकी हर विधा में
चाहे उन्होंने हास्य में लिखा हो, और कई पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई है। मंच संचालन में उनका भी एक बड़ा योगदान है। मैं चाहूंगा कि गोस्वामी जी उनके हर पहलू पर इस कार्यक्रम में चर्चा करें। पुनः कीर्ति काले को और आभार व्यक्त करूंगा प्रभात गोस्वामी जी का कि उन्होंने एक कार्यक्रम तैयार किया। पुनः बधाई। नमस्कार कीर्ति काले जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। श्री प्रभात गोस्वामी जी आपके व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो आपकी लेखनी का वैसे भी कायल रहा हूं, तो जब भी प्रोग्राम होगा मेरी तरफ से शुभकामनाएं लीजिएगा। और मैं सारे श्रोताओं को गुजारिश करना चाहता हूं कि वो कार्यक्रम जरूर सुने, देखें। थैंक यू सो मच। ये संदेश था यशपाल शर्मा जी का, जो महान कलाकार, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं। सबसे पहले संदेश आपके लिए सूर्य बालाजी ने भेजा, जो वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं देश की, और इसके बीच में सुरेंद्र शर्मा जी ने आपके लिए संदेश भेजा था। पुनः स्वागत है कीर्ति जी आपका। अरे प्रभात जी, मैं बहुत अभिभूत हूँ आदरणीय सूर्य बालाजी का ये संदेश पाकर, अपने लिए शुभकामनाएं और आपके लिए शुभकामनाएं पाकर। और यशपाल शर्मा जी जो बहुत बड़े अभिनेता और डायरेक्टर हैं फिल्मों के, और साथ में विशेष धन्यवाद करूंगी पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी का, क्योंकि कल ही उनकी माताजी का देहांत हुआ। और इतने, हो सकता है वो वयोवृद्ध तो थी ही, लेकिन फिर भी परिवार में ऐसी कोई अड़चन हो, और उस समय उन्होंने मुझे आशीर्वचन ये इस कार्यक्रम के लिए भेजा। इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद सुरेंद्र शर्मा जी कल करूंगी जी। बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। आपके व्यंग संग्रह ओ तेरे की, ये विचार आपके भीतर कब आया था कि आप अपने व्यंग जो आपने लिखे हैं यत्र तत्र प्रकाशित भी हुए हैं आपके, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि आपके संग्रह की समीक्षा मैंने की थी। तो इस व्यंग संग्रह के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। प्रभात जी, मैं व्यंग तो लिख रही थी जी, और उसके बाद मुझे अनूप श्रीवास्तव जी ने ही कहा, अट्टहास में मेरे व्यंग प्रति माह प्रकाशित हो रहे थे जी। तो उन्होंने कहा कि अब आपके इतने व्यंग हो चुके हैं लेख की, इसकी पुस्तक निकलवा लीजिए। तो मैंने कहा लेकिन मैं पुस्तक निकलवाऊं, अभी मेरे उतने व्यंग, मैं कोई व्यंग्यकार तो नहीं हूँ, पुस्तक निकलवा के मैं क्या करूंगी। लेकिन तो उन्होंने ही मुझे हौसला दिया और ये कहा, आप जानती नहीं हैं आप कितनी अच्छा लिखती हैं। मेरे पास बहुत पत्र आते हैं, बहुत फोन आते हैं आपके व्यंग जो छपते हैं उसके लिए। तो उन्हीं के प्रेरणा से मैंने ये पुस्तक इसे संकलित किया सारे व्यंगों को, और फिर मैंने इसकी पुस्तक प्रकाशित की। तो ये प्रक्रिया इसकी रही जी। बहुत बहुत। आप एक बेहतरीन मंच संचालक भी हैं। मंच संचालक के सामने कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं, क्या चुनौतियां हैं मंच संचालक की, हमारे श्रोताओं को आप यह भी बताएं। मैं बताती हूँ, और आप स्वयं ही इतने बड़े अनाउंसर हैं प्रभात जी, क्रिकेट की कमेंट्री आप इतने साल तक करते रहे हैं। मैं कवि सम्मेलन के मंचों का संचालन करती हूँ, और विशेष रूप से एक महिला होने के नाते मंच संचालन के लिए अभी तक तो पुरुषों के हाथ में ही कवि सम्मेलन के मंचों का संचालन रहा है जी। ये मेरा सौभाग्य रहा कि दिल्ली के लाल किले का मंच, जिसे सबसे बड़ा कवि सम्मेलन माना जाता है, उसका संचालन भी मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और पूरे देश में भी और दुनिया में भी। लेकिन चुनौतियां तो बहुत बड़ी थी। एक मुक्तक सुनाती हूँ इस पर जी, जी, कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ, कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ, और लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, कि लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, मैं इरादे बुलंद रखती हूँ। क्या बात है। तो प्रारंभ से ही मेरे जीवन में कुछ ऐसा रहा कि मैंने हर चुनौती को स्वीकार किया जी। मंच संचालन पर का मैं ये देख रही थी कि केवल पुरुष ही संचालन करते हैं, तो उन्हीं के हाथ में ये भी रहता है कि किस किस कवि को बुलाना है और कौन कौन सी रचना पाठ उन्हें मंच पर करवानी है। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों न मैं संचालन करूं, जिससे मेरे हाथ में ये रहेगा कि मैं किस कवि को बुलवा सकती हूँ, किस कवयित्री को बुलवा सकती हूँ, और उन्हें ये भी बता सकती हूँ कि इस मंच की गरिमा का ध्यान रखते हुए आपको किस रचना का पाठ करना है। जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और कई बार परेशानी भी होती है कि मंच संचालक
कि जो एक कहते हैं कि दादागिरी लोग कहते हैं कि होती है कि वो जब चाहे जिसको चाहे बुलाए, क्या ऐसा भी होता है? नहीं, अधिकांश तो ऐसा होता है कि जो मंच संचालन कर रहा होता है वो पूरे कार्यक्रम को सुपर हिट करने का सोचकर ही मंच के संचालन पर बैठता है। वो कभी नहीं सोचता कि कोई कवि हूट हो जाए या कोई कवि कम जमे और दूसरा कवि ज्यादा जम जाए। वो पूरे कार्यक्रम को, जैसे कोई क्रिकेट टीम खेलती है तो उसका जो कैप्टन होता है वो चाहता है कि पूरी टीम जीते। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही कवि सम्मेलन का के मंच के संचालन के आसन पर जब कोई संचालक बैठता है या बैठती है, तब वो यही विचार करके बैठते हैं कि इस कार्यक्रम को हमें सफल से सफलतम करना है, जो बेस्ट होगा वो देना है। और मैं यही सोचकर बैठती हूँ कि कैसी भी परिस्थितियां हों, कभी कभी बारिश आ जाती है, कभी माइक बंद हो जाता है, कभी श्रोता कुछ इस तरह के, अगर खुले में कार्यक्रम हो रहा है तो भीड़ में ही कोई गाय आ गई या कुछ इस तरह की परेशानियां हो गई, लेकिन उसमें से भी भंवर में से नाव खेकर ले जानी होती है। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। जी। आपने देश के विभिन्न मंचों पर तो कविता की और आपके गीत भी बहुत लोकप्रिय हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। विदेश की धरती पर भी आपने अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार, आप बहुत बड़ी इस कायनात में काफ़ी घूमी भी हैं। विदेश में हमारे हिंदी साहित्य और कविता के प्रति लोगों को रुझान कैसा रहता है और उनसे कितना आपको प्रोत्साहन मिला या आपको और अपने अंतर्मन में आपको एक प्रेरणा सी जगी कि हाँ, विदेश में भी लोग कविता को चाहने वाले हैं? विदेशों में प्रभात जी जो भारत से गए हुए लोग हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, वही लोग कवि सम्मेलन कराते हैं। हाँ। और विशेष रूप से राजस्थानी लोग ज्यादा कराते हैं कवि सम्मेलन। जी। तो उन लोगों में जो यहाँ से गए हैं, उन्हें अपनी मिट्टी से, अपनी देश से प्यार है, अपनी भाषा, वहां पर एक समाज बने हुए हैं अलग अलग। जैसे कोई हिंदी समिति बनी है, बहुत सारे देशों में बनी हुई है। तो वहां वो लोग साल में एक बार, दो बार अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए कवि सम्मेलन आयोजित करते हैं। और अमेरिका और इंग्लैंड में तो बहुत होते हैं, दुबई में भी खूब होते हैं, सिंगापुर, पोलैंड। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर कविताएं सुनाने का। तो वहां एक बात जरूर होती है कि वो बहुत कठिन हिंदी नहीं समझते, बिल्कुल सरल हिंदी समझते हैं। तो जो लोग, जो कवि सरल सुनाते हैं और थोड़ा हास्य अधिक पसंद करते हैं। जी, बिल्कुल। लोग हंसना चाहते हैं। और कुल मिला के एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कविता में अभिव्यक्ति और संप्रेषण का एक मुद्दा निरंतर उठता रहता है कि अभिव्यक्त तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो कितना संप्रेषित हो रहा है, इस पर आप कितना काम करती हैं और कैसे जनता की नब्ज को पकड़ती हैं, श्रोताओं के या दर्शकों की, कि जिससे उनके लिए आप जो लिख रही हैं उससे वो पूरी तरह से आनंद उठाएं? ये भी एक अलग प्रतिभा है कि हम जो लिख रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है लिखने का? क्या स्वांतः सुखाय हम लिख रहे हैं, या जो हम लिख रहे हैं, जिसके लिए लिख रहे हैं, वहां तक पहुंचे? जी। तो मेरे लेखन का उद्देश्य स्वांतः सुखाय भी है और परांतः सुखाय भी है। जी। तो जब मंच पर मैं खड़ी होती हूँ, क्योंकि मंच है, मंच केवल कवियों से नहीं बनता। कवि, कविता, संयोजक, संचालक, श्रोता, आयोजक, सारी व्यवस्थाएं, ये सब मिलकर कवि सम्मेलन बनता है। जी। तो इसमें हर जो इसका अंग है वो प्रमुख है। कविता जो कवि सुना रहा है, जो आयोजन कराता है, वो आयोजन में बहुत पैसा खर्च करता है, बहुत मेहनत करता है, लोगों को बुलाता है। उसका ये उद्देश्य होता है कि कवियों की कविताएं लोगों तक पहुंचे, लोग आनंद लें और अपने जीवन का कुछ परिष्कार करके कुछ लेकर अपने साथ में जाएं। जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और कीर्ति जी, आगे बढ़ें इससे पहले कुछ और लोग हैं जो आपके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए सुनते हैं।
नमस्कार, मैं हरीश नवल। कीर्ति काले जी के लिए मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि उनको सुनना काव्य स्वादन करना है और उनकी साहित्यिकता और सांस्कृतिक चेतना अब संस्कृति और भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। गीतों की ये जो मलिका है, ये जब से व्यंग के क्षेत्र में है तब से व्यंगकारों को खतरा महसूस होने लगा है। इनको झूठे मानव के कच्चे मन और गच्चे देते तेवर खूब दिखाई देते हैं। विपरीत भयावह कलुषित स्थितियों के मध्य वे अपनी अस्मिता और साहित्यिकता को बचाए रखती हैं और उन्होंने गद्य व्यंग लेखन विधा के रूप में उनको लगा कि ये ज्यादा उपयुक्त है कि इसमें वो अपने मन की बात ज्यादा खुले ढंग से कह सकती हैं। उन्होंने मानवीय दूषित प्रवृत्तियों पर लिखा और संतोष है कि ये प्रवृत्ति पर अधिक ध्यान देती हैं और व्यक्ति पर कम लिखती हैं। वरना आजकल लोग व्यक्तिपरक होकर व्यक्तिपरक बातें करते हैं, प्रवृत्ति को भूल जाते हैं। अब चाहे बाजार हो, चाहे सम्मान प्राप्ति के दूषित प्रयत्न हो अथवा मंच से साहित्य के खारिज होने की बात हो, जो कि मैं कहूँगा कि एक तरह से आत्मव्यंग है। अध्यापक के बेचारेपन का सवाल हो या अवसर के हिसाब से रंग बदलने का हो या छोटे शहर की आत्मीयता का प्रश्न हो और महानगर की विभीषिका हो, यानी इतने सारे जो इनके मुद्दे हैं जो ये देखती हैं उसको अपने भाव व्यक्त करती हैं और फिर व्यंग में अपने सामाजिक बुराइयों को, इन बौद्धिक दिवालियापन को और अर्थ के लिए अनर्थ होता देख वो खूब सार्थक संधान करती हैं। लेखिका के संकलन में मंच जीवी वातावरण का भी सच खूब ऊपर कर आया है और अपने देश में व्यंग लेखन और राजनेताओं पर न ये संभव नहीं है, तो ये भी जहाँ भी दूषित और ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत में वातावरण जो है राजनीतिक बहुत अच्छा नहीं है, उस पर भी इन्होंने लिखा है। मैं कीर्ति काले की शिल्प की दो विशेषताएं अवश्य उल्लेखित करना चाहूंगा। एक तो नाटकीयता और दूसरी कथात्मकता। जिन व्यंगकारों के पास कथात्मक शिल्प और शैली थी या है, उनका कद थोड़ा बड़ा रहा। कीर्ति कथा बुनती हैं, संवाद योजन करती हैं, किस्सा गोई का अंदाज रखकर घटनाक्रम की सरसता, रोचकता और जिज्ञासा को बढ़ाती हैं। मैं बड़ा होने के नाते उनको आशीर्वाद देता हूँ कि उनका व्यंग्यकार और अधिक यश प्राप्त करता रहे और इसी तरह से वे समाज की वो बखी उघेड़ते रहे जिनकी समाज को जानने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील जोगी। मुझे ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि देश की सुनाम धन्य और वरिष्ठ कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले पर रेडियो बज़ एक कार्यक्रम तैयार कर रहा है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का एक सुंदर कार्यक्रम खासतौर पे व्यंग पर तैयार किया जा रहा है। डॉक्टर कीर्ति काले की यात्रा से मैं लगभग 30 से 35 वर्ष से परिचित हूँ। आज की हिंदी कवित्रियों में उनका बहुत उल्लेखनीय स्थान है। साहित्य की अनेक विधाओं में उन्होंने काम किया है। उन्होंने नवगीत लिखे हैं, गीत लिखे हैं, दोहे लिखे हैं, पुस्तकों का संपादन किया है। ऐसी कोई विधा नहीं है हिंदी कविता की जो उन्होंने न लिखी हो, न रची हो, और सब कुछ श्रेष्ठ लिखा है। हिंदी कवि सम्मेलनों की वो बहुत लोकप्रिय कवित्री हैं, सर्वमान्य कवित्री हैं, सम्मानित कवित्री हैं और पूर्णतया मौलिक कवित्री हैं। उनको सुनकर हमेशा एक ताजगी का अनुभव होता है। जब जब उनसे मिलना होता है या उनको किसी कार्यक्रम में सुनना होता है तो हमेशा वो कुछ नया रचती रहती है, नया लिखती रहती है। उनके व्यंग की पुस्तक जब मैंने पढ़ी फरफंदो, वो बहुत अच्छी पुस्तक। इतने धारदार व्यंग और अपने जीवन की समग्रता को समेटे हुए अपने बचपन को उल्लिखित करना हो या आज के कवि सम्मेलनीय जीवन को या कवियों के संदर्भ में उनके जो लेख हैं, उनके जो व्यंग लेख हैं, वो बहुत ही रोचक हैं और बहुत प्रेरणादायक हैं। आप सब जरूर पढ़िए ओ तेरे की, उनकी व्यंग की पुस्तक है। इसके साथ उन्होंने हिंदी कवि सम्मेलन की यात्राओं पर भी पुस्तक लिखी है, संस्मरण लिखे हैं और कवि सम्मेलन नाम की एक पत्रिका का संपादन भी उन्होंने किया है। मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कीर्ति काले के व्यंग पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि व्यंग की एक ताजा हवा आपकी ओर आ रही है। ऐसा नहीं लगता कि कहीं कुछ बासी है। जो कुछ उन्होंने कहा है, जो कुछ उन्होंने लिखा है व्यंग में, वो उनके अपने अनुभव जैसा लगता है। मैंने उनके कई व्यंग पढ़े और शुरुआत की तो फिर पूरा व्यंग पढ़कर ही मैंने वो समाप्त किया। मैं अपनी अनंत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता या निर्माण करने वालों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी एक बहुत सुप्रतिष्ठित कवित्री को शामिल किया अपने इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कीर्ति जी। डॉक्टर कीर्ति काले जी के जब व्यक्तित्व और कृतित्व की बात की जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि
कि हम एक ऐसी रचनाकार के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व, उसकी शालीनता और शिष्टता के साथ साथ अपने व्यवहार से असंख्य लोगों का दिल जीता है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने लेखन, अपने प्रस्तुतिकरण और लेखन के बेहद व्यापक कैनवास से सबको आश्चर्यचकित किया है। मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में किसी एक ही लेखिका में इतने सारे रूप एक साथ दिखाई नहीं देते। वह गीत भी लिखती हैं, गजल भी, लघु कथाएं भी, कहानियां भी, व्यंग उपन्यास भी, वह पत्रकार भी हैं, संपादिका भी हैं, मंच की श्रेष्ठ लोकप्रिय कवयित्री हैं। उनके गीतों पर, रचनाओं पर विभिन्न सेमिनार में भी चर्चा होती है और साथ ही साथ वह अपने मनमोहक प्रस्तुतिकरण से भी सबको सम्मोहित करती हैं। व्यंग उन्हें सिद्ध हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यंग लेखक के पास जो कहन होना चाहिए, मुझे लगता है कि विषय वस्तु तक पहुंचना, उसको व्यंग के अनुकूल शब्द संपदा प्रदान करना और जिस प्रकार से गजल के लिए गजलियात की जरूरत है उसी प्रकार से व्यंग के लिए एक कहन की जरूरत है। व्यंग विधा के सभी आवश्यक तत्वों को एक साथ अपने लेखन में समावेशित करके उसे व्यंग के उत्कर्ष पर पहुंचाने की कला में भी वह पारंगत हो चुकी हैं। मैं डॉक्टर कीर्ति काले जी, जिनका लेखन आज एक आम पाठक को, हमारे लेखकों को और साथ ही व्यंग के और साहित्यिक आलोचकों को भी सम्मोहित कर रहा है, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। वह इसी प्रकार निरंतर लेखन करते हुए अपने जीवन को, अपने लेखन को सर्वोच्च उत्कर्ष तक पहुंचाएं। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल की शुभकामनाएं स्वीकार करें। ये आखिरी संदेश था प्रवीण शुक्ल जी द्वारा। जी कीर्ति जी, वक्त क्योंकि हमारा हो चुका है, लेकिन फिर भी एक आखिरी सवाल आपसे और करता हूं। आपने करीब 3 दशक से अधिक समय मंचों पे गुजारा है, मंचों पर आपकी प्रभावी उपस्थिति रही है। इस पूरे दौर में कोई ऐसी उपलब्धि जो आपको लगता हो कि आज आपका लिखना वाकई सार्थक हो गया, और कोई ऐसा क्षण भी आया हो कि जिसमें आपको काफ़ी निराशा हाथ लगी हो? इन दोनों ही पलों को आपने जिया है तो हमारे श्रोताओं से भी साझा कीजिए। हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है और ये प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर मैं काफी दे सकती हूँ, लेकिन मैं संक्षेप में बताती हूँ जी। उपलब्धि तो तब होती है, लगती है, जब कोई श्रोता आकर मंच पर ही कह देता है, जो कि कवि सम्मेलन मुझे इसीलिए अच्छे लगते हैं कि वहां तुरंत रिस्पांस मिल जाता है ना। हम सुनाते हैं और तुरंत पता चल जाता है। एक घटना बताती हूँ संक्षेप में। आगरा में कवि सम्मेलन था, हरीश चतुर्वेदी जी के संयोजन में। मेरा एक गीत बिटिया की विदाई पर वो बहुत लोकप्रिय हुआ है। मैं वो जब उसका पाठ कर रही थी तो एक साधारण सी दिखने वाली सी महिला मंच पर आई और उसने अपने गले में से कुछ उतार कर मुझे पहना दिया। उस समय तो मैं भी इतनी भावुक थी कि मैं समझ नहीं पाई और उसने मेरे चरण स्पर्श किए, जबकि वो बहुत बुजुर्ग थी, और फिर मुझसे लिपट के रोने लगी और फिर धीरे धीरे उठकर चली गई। जब मैंने अपना गीत पूरा किया और मैं अपने स्थान पर आकर बैठी, तब मैंने अपने गले में देखा तो वो सोने की चेन थी। और वो सोने की चेन लगभग मुझे लगता है 3.5 तोले की तो होगी। वाह, क्या बात है। जब मैंने ये हरीश चतुर्वेदी जी को कहा, मैंने कहा ये चेन आप वापस कर दीजिए। कई बार होता है कि व्यक्ति भावावेश में कुछ दे जाता है, उसके बाद वो क्या बताएगी अपने घर जाकर कि मेरी चेन कहाँ गई। तो हरीश जी ने मुझे कहा कि नहीं कीर्ति जी, आप रखिए, आप जिस व्यक्ति को, जिस महिला को साधारण समझ रही हैं वो बहुत असाधारण है और आगरा की सबसे बड़ी ज्वेलर की माँ है। अच्छा। इसलिए जब साधारण से दिखने वाले श्रोता भी हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि वो साधारण है। कई बार साधारण से लिबास में कोई असाधारण व्यक्तित्व भी बैठा हो सकता है। जी बिल्कुल। और जब मुझे निराशा हाथ लगी, उसका भी एक संक्षेप में बता देती हूँ। स्वागत। कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सुना रहे हैं और वो लोगों तक नहीं पहुंच रही बात जी, तब थोड़ी सी निराशा हो जाती है। एक घटना बताती हूँ। जयपुर के पास ही एक एक कस्बा है, एक नाम अभी भूल रही हूँ। वहां पर क्या हुआ कि जब मैं काव्य पाठ कर रही थी तब आगे आगे बच्चे बैठे थे और वो बच्चे, जब मैं उसके
लय के साथ में गाने लगती थी तो वो मेरे साथ में आ करने लगते थे। मुझे समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जब मैं पूरा कार्यक्रम, चूंकि मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी और बच्चों को कुछ कह भी नहीं सकते, तो जब मैं पढ़कर बैठी मैंने कहा ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोले कि नहीं वो उनको ऐसी आदत पड़ गई है, वो अभी एक कार्यक्रम मतलब तैयार कर रहे हैं तो गाने की प्रैक्टिस करके आए हैं। तो ये सामने बैठी तो आप गा रही हैं तो आपके साथ में आ कर जी जी। तो पहले तो मुझे निराशा हुई, लेकिन बाद में जब ये चीज पता चली तो वो निराशा भी आशा में तब्दील हो गई कि छोटे छोटे बच्चे तक मेरे साथ में गा रहे थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई बार आखिरी क्षण में ऐसा लगता है कि हम असफल हो रहे हैं, लेकिन उस असफलता के भीतर से निकल के एक सफलता का पल भी आ खड़ा होता है और जी, चेहरे में मुस्कुराहट आती है। कीर्ति काले जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बिल्कुल वक्त का पता भी नहीं लगा। फिर किसी दिन किसी मंच पे आपसे फिर बात करेंगे, और आज आपने जो वक्त दिया हमारे श्रोताओं से बेहतरीन बातें की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी। आप इतने बड़े व्यंग्यकार हैं, इतने सहज व्यक्ति हैं। आपने मुझे बातचीत के लिए आमंत्रित किया और बॉक्स एफएम के सभी व्यवस्थापकों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। जो श्रोता हमें सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम।